नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर ली है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में रोजगार से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ है। रोजगार के साधनों पर किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। प्रदेश में बेरोजगारी की कवायद को कम करने की यहां पर कवायद अब शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। प्रदेश में जिस प्रकार से रोजगार से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने की कवायद अब सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि रोजगार के साधनों पर किए गए कार्यों पर बैठक में चर्चा हो रही है। इसी के साथ प्रदेश में हमेशा से जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है, उसे लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कैसे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। बता दें आपको, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक हो रही है। तो उत्तराखंड रोजगार गारंटी परिषद की बैठक है। तमाम अधिकारी बैठक में फिलहाल मौजूद हैं और इसी के साथ प्रदेश में रोजगार से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। रोजगार के साधनों पर किए गए कार्यों पर चर्चा भी हो रही है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता विकास गर्ग यहां पर जुड़ रहे हैं। विकास, जिस तरीके से उत्तराखंड की मैं बात करूं तो हमेशा से रोजगार एक बड़ी समस्या रही है और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं वो हमेशा से मांग उठाते आए हैं कि उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और कई बार सरकार को भी इसमें घेरने की कोशिश भी की गई। लेकिन आज फिलहाल जिस तरीके से बैठक हो रही है, तमाम रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर मंथन भी किया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? रोजगार गारंटी परिषद की बैठक सचिवालय में ले रहे हैं। अधिकारी सभी वहां पर मौजूद हैं और ये सिर्फ इसीलिए है कि ताकि जो उत्तराखंड राज्य है इसमें रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। इसी के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अधिकारियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने इस पर चर्चा भी की है, काफी विचार विमर्श भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी चर्चा की कि कितने युवा अभी हमारे पास है और कितने आंकड़े हमारे पास है कि कितने लोग आज के समय में बेरोजगार है, ताकि उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि हम लगातार लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार जो सरकार को घेरने का काम करते हैं वो रोजगार के मुद्दों को लेकर ही करते हैं और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बैठक कर रहे हैं कि ताकि जो अपार संभावनाएं हैं रोजगार की वो बढ़ाई जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं। साथ ही आज बैठक में उन्होंने विशेष रूप से ये जाना, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 86,000 युवा ऐसे हैं जिन्होंने योजना कार्यालय में पंजीकरण कराया है। इसका भी आंकड़ा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया है। साथ ही एक रिपोर्ट जो एनएचओ की आई है उसमें 14.2% बेरोजगार की जो दर है वो बढ़ी हुई है। इसको भी कम करने के निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए हैं और लगातार इसी पर आज विचार विमर्श मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। जी आयु जी विशाल, जिस तरीके से आप चलिए सरकार ने यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है ताकि आगे आने वाले समय में जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। क्या कुछ और फिलहाल बैठक में चर्चा हुई है कि किस प्रकार से आगे सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, किस प्रकार की कवायदें यहाँ पर शुरू की जाएगी ताकि जो बेरोजगारी है वो प्रदेश में कम हो सके? जी बिल्कुल आयुषी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की यही पहल है कि जल्दी से जल्दी हम जितना ये आंकड़ा है उसको कम कर सके, क्योंकि 14.2% जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठकें कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी यही कहना है कि आने वाले 2022 में सबसे पहले जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार दिया जाए। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोरोना के समय में प्रवासी भी उत्तराखंड लौटे हैं, उनको भी रोजगार देने के कई इंतजाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह द्वारा किए गए हैं और स्वरोजगार योजना में कई हजार लोगों ने भी अपना पंजीकरण कराया है और उसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो बैठक कर रहे हैं और रोजगार को बढ़ाने का भी उद्देश्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेकर के चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गर्ग तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हो रही है, जहां तमाम
रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर कई कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। मिशन 2022 को जीतने के लिए बीजेपी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर बनी ये टीम आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में गठित हुई समिति में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की शनिवार को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम विषयों को लेकर भी चर्चा हुई। इसी के साथ ही पार्टी के भविष्य की रणनीति भी तय की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है और उसी के हिसाब से हमने आगे के कार्यक्रम भी तय किए हैं। कार्यक्रम के तहत 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किसी एक दिन दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन सल्ट में किया जाएगा। इसी के साथ 13 मार्च से 14 मार्च तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाएगी और इसके अलावा 19 फरवरी को मरचुला में चिंतन बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता के बीच ले जाएगी। इसके साथ ही सभी मंत्री अपने प्रभारी जिलों में अनिवार्य तौर पर भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर कोर ग्रुप की बैठक करता रहता है और जो हमारे पिछले कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा करता है। आगे हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं उनकी योजना बनती है। इसी कड़ी में हम 27 से और 30 तारीख के बीच में जो सल्ट विधानसभा है, जहाँ के हमारे विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी का निधन हो गया था, उनकी धर्मपत्नी जी का भी निधन हो गया था, बहुत दुखदायी घटना थी। उसके लिए हमने वहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा 27 और 30 तारीख के बीच में कोर कमेटी ने तय की है। इसके अलावा 19, 20 और 21 फरवरी को मारचूला रामनगर में हमने जो है तो चिंतन बैठक रहेगी। उत्तराखंड पुलिस की कमान को हाल ही में संभालने वाले प्रदेश के 11वें डीजीपी के रूप में नियुक्त हुए अशोक कुमार लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जुटे हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत के बीच उन्होंने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश के हित में और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और आगामी क्या कुछ फैसले फिलहाल लिए जाएंगे, इसे लेकर डीजीपी अशोक कुमार से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। उत्तराखंड के 11वें डीजीपी अशोक कुमार जी आज हमारे साथ हैं। हाल ही में उन्होंने इस पद को ग्रहण किया है और बहुत ऐतिहासिक निर्णयों के साथ उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया है। सीधे बात करते हैं न्यूज़ इंडिया में अशोक कुमार जी से। सर, बतौर पुलिस के अभिभावक के रूप में आपने करीब 3 दशक का सफ़र तय किया है, मगर 30 दिसंबर कहा जाए तो आपने बतौर उत्तराखंड के 11वें डीजीपी की कमान संभाली और संभालने के बाद 2 अहम चीज़ें की जो अक्सर नहीं देखने को मिली। एक था जनसंवाद और दूसरा आपने एक साप्ताहिक अवकाश जो दिया उसको लेकर एक निर्णय लिया। क्या इन निर्णयों की वजह है सर, और इसके अलावा आगे आपका क्या विजन है? देखिए, मेरी जो फोकस है वो 3 चीज़ों पे है। पहला फोकस है कि जनता को अच्छी पुलिसिंग मिले, क्योंकि पुलिस आम नागरिक के लिए बनी है, पुलिस खुद के लिए नहीं बनी है। तो उसी फोकस के उसमें हम कहते हैं अच्छी पुलिसिंग हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो लोगों से मिले बिना अच्छी पुलिसिंग कैसे होगी? जब तक हमारा उनसे कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक हमारा उनसे संवाद नहीं होगा, तब तक हम कैसे धरातल की ग्राउंड की रियलिटीज़ को कैसे जानेंगे? तो इसलिए मैंने जनसंवाद स्थापित किया और पुलिस को मैसेज दिया कि लोगों से मिलकर लोगों के लिए उपयोगी पुलिस व्यवस्था करें। ऐसी पुलिस व्यवस्था करें जहाँ बदमाश में डर हो पुलिस का, खौफ हो पुलिस का, और आम नागरिक खुद को पुलिस के साथ सुरक्षित महसूस करे, पुलिस के सामने सम्मानित महसूस करे। तो इसी कड़ी में मैंने सभी पुलिसकर्मियों को मैसेज दिया कि उनको जो अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म है, चाहे उनकी वेपन्स हैं, चाहे उनके कानून के अधिकार हैं, FIR करने का अधिकार है और अरेस्ट करने का अधिकार है, ये सब पीड़ितों की असहायों की रक्षा के लिए दिए गए हैं, आम नागरिक को परेशान करने के लिए नहीं। तो इन अधिकारों का सदुपयोग करें, और जो पुलिसकर्मी इनका सदुपयोग नहीं करेगा या इनका दुरुपयोग करेगा तो उसकी जवाबदेही निश्चित है, तय की जाएगी।
दूसरा मैंने मैसेज ये दिया है। और तीसरा लास्ट मैसेज मैंने ये दिया है कि अगर मेरे पुलिसकर्मी लोगों के हित में काम कर रहे हैं, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग कर रहे हैं, पीड़ित केंद्रित पुलिस व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके समस्याओं की तरफ भी मैं अपना ध्यान दूं। तो कई बार हमारा पुलिसकर्मी महीना 2 महीना 3 महीना छुट्टी नहीं जा पाता है। ऐसे में उसका लगातार 24/7 7 डेज ए वीक रहता है। तो वो इसलिए उसको साप्ताहिक रेस्ट दिया, छुट्टी नहीं दी, कि जो ड्यूटी उसकी लगती है रोस्टर में 8 घंटे की 12 घंटे की, तो उसमें उसे एक दिन का कम से कम रेस्ट दिया जाए। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उसे बुला लेंगे, वो कहीं थाना छोड़ के जाएगा नहीं, रहेगा थाने पर ही। किंतु उस दिन उसको एक मानसिक ये वो रहेगा कि सामान्यतः जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आई तब वो अपने काम जो है, मान लिया हॉस्पिटल जाना हो, कपड़े धोने हो, इस तरह के सब काम कर सके। तो इससे मुझे विश्वास है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। आपके सर एक कठोर निर्णय या एक मैसेज भी आया जब आप लोगों ने खूब सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और मौजूदा समय भी जब आप जिले में जाकर अधिकारियों को कह रहे हैं, एक जो बिचौलिया सिस्टम या जो सीधे पीड़ित नहीं मिल पाता है, और एक भ्रष्टाचार की भी आपने बात की कि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि पुलिस को जो है कहीं ना कहीं पैसों के रूप में या दूसरी चीज़ों के ऐसे उदाहरण आपके सामने आए, जिस पर आपने खूब सारी बातें की। क्या ऐसे मामले आ रहे हैं और किस तरीके की चीज़ों पर करने के बाद ये निर्णय लिया आपने? देखिए, जो ये दलाल व्यवस्था होती है प्रशासन में, उसको पूरी तरह खत्म करना के लिए मैं तो कटिबद्ध हूँ। और कोई भी, मैंने इसीलिए सीधा संवाद स्थापित किया है कि किसी की कोई समस्या है तो हम सुनेंगे, उन्हें किसी के माध्यम से आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें सर, मौजूदा समय में आज एक बड़ी उपलब्धि भी उत्तराखंड को हासिल हुई है, देश में 4था स्थान, वो भी साइबर सेफ के लिए। भारत सरकार का पोर्टल है, बड़ी अच्छी तरीके से उपयोग किया, जबकि पहाड़ में नेटवर्क की या साइबर की चीज़ों के बहुत कम चीज़ें हैं। तो ऐसे में स्थान पाना, और इसे कहाँ तक ले जाएंगे सर? देखिए, मैं शुरू से खुद IIT दिल्ली का पढ़ा हूँ, तो मैंने आते ही ये रियलाइज कर लिया कि भविष्य में साइबर क्राइम की चुनौती बढ़ती जाएगी। ज़िंदगी धीरे धीरे ऑनलाइन होती जा रही है, यहाँ तक कि नौकरी ऑनलाइन हो गई है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, पैसों का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया। जब ये सब ऑनलाइन होगा तो निश्चित है कि क्राइम भी ऑनलाइन होगा। क्रिमिनल तो वहीं आएगा ना जहाँ लाइफ है, जहाँ पैसा है, जहाँ रिलेशन हैं। तो ये साइबर फ्रॉड और साइबर बुलिंग, फेसबुक के थ्रू रिलेशन बना के गड़बड़ करना या धोखाधड़ी करना, ये सारा शुरू हो गया। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पहले मान लिया 100 लोग सोशल मीडिया पे, तो अब 1000 हैं। दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस तरह साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो मैंने ADG क्राइम एंड एलओ का चार्ज संभालते ही बात एकदम भांप ली थी, और मैंने अपनी पुलिस को शुरू से ट्रेन किया। हमने 1600 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जो ऑफिस में कार्यरत हमारा स्टाफ, उन सबको ट्रेन किया। साइबर क्राइम क्या है, उसका क्या केस रजिस्टर होगा, उसको कैसे वर्कआउट करना है। तो हम लोग, मेरे विचार से देश में जैसा नंबर भी दिखाई रहा, 4थे स्थान पर आ गए हैं। तो छोटा सा राज्य होते हुए भी हम उसके रजिस्ट्रेशन पे भी जोर देते हैं, वर्कआउट पे भी जोर देते हैं। हमने नाइजीरिया तक के क्रिमिनल्स को लाके पकड़ा है, अरुणाचल से क्रिमिनल्स को लाके पकड़ा है, क्योंकि साइबर क्राइम तो कहीं भी बैठे हो जाता है। जो हमारे देहरादून में बैठ के अमेरिका में क्राइम कर रहे थे, उनको पकड़ा है। तो हम लोग जो है इसमें फोर फ्रंट पे और आगे भी रहेंगे। लास्ट के 2 और इशू हैं सर। सबसे बड़ा कुंभ इस समय आ रहा है, हालांकि मार्च में शाही स्नान की तिथि है। लगातार सीएम साहब इसको लेकर संजीदा हैं। सीएम साहब का ये बयान भी आया कि हर हालत में सफल कुंभ कराएंगे। उतनी बड़ी चुनौती आप पर हो जाती है कि सफल कुंभ, वो भी पुलिस, क्योंकि अभी आपने बताया कि तमाम बड़ी विशेष एजेंसियों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं कुंभ को लेकर। किस तरीके का फीडबैक है और कुंभ को लेकर कितना तैयार है, खासकर उत्तराखंड पुलिस? देखिए, कुंभ हमारे लिए इस वर्ष और बड़ी चुनौती हो गया। शुरू में ये था कि कुंभ शायद ही हो या बहुत कम संख्या में हो। अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है, उसका डर भी कम हो रहा है, तो और वैक्सीन भी आई है, तो मुझे लग रहा है कुंभ में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। किंतु साथ ही साथ हमें कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस का भी पालन कराना है। तो इसलिए बड़ी चुनौती है, पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग कुंभ को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल होंगे। आखिरी सवाल, वैक्सीन को लेकर सर, पूरी तरीके से हेल्थ वर्करों के लिए काम शुरू हो गया, सीएम साहब खुद वहां पर रहे। अगला जो चरण आएगा उसमें फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। किस तरह से अनुरोध करेंगे आप न्यूज़ इंडिया के माध्यम से पुलिस के लिए वैक्सीन को लेकर, और किस तरह से आप देखते हैं इसको?
नहीं, वैक्सीन को लेके मेरा सिंपल स्टैंड यही है कि बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन आ गई है। तो जैसा भारत सरकार का निर्णय है, सही निर्णय है। फोर फ्रंट में जो है सबसे पहले उनको लगेगा। हेल्थ वाले सबसे क्लोज टच में रहते हैं, फिर पुलिस रहती है। तो जितना ज़्यादा आएगी उतना सेफ होता जाएगा। अच्छा है, उसको लेके मारामारी ना करें, उसको लेके एप्रीहेंशन ना रखें, और जो भी देश की सरकार का निर्णय है उसको पूरा अक्षरशः लागू कराएं, पालन करवाएं। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो आप थे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी, जिनसे की हमने खास बातचीत। कैमरामैन आशीष दीवान के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, उत्तराखंड। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जल्द सहकारिता विभाग का अपना एक रंग होने जा रहा है। ऐसा होने पर राज्य के सहकारी बैंक, सहकारी भवन और एटीएम एक ही रंग में नजर आएंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक समिति का गठन किया गया है जो कि अपनी रिपोर्ट मार्च के पहले सप्ताह में सौंप देगी। इसके बाद ही एक रंग को लेकर निर्णय किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल सहकारिता विभाग के 72 बैंक शाखाएं भी खुलेंगी। कमेटी बन गई है और कमेटी मार्च फर्स्ट वीक में अपना वो दे देगी कि हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हम चूँकि सारे पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। हम इस साल 72 नए बैंक शाखाएं खोल रहे हैं। तो मैं देखता रहता हूँ कि हमारे हर न्याय पंचायत स्तर पे सहकारिता की अपनी बिल्डिंग है और उनके सबके अलग अलग कलर हैं। हमने कहा है कि भाई एक ही कलर हो, वहाँ सभी बैंकों में एटीएम हो जाएं, पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो जाए, ताकि किसानों को एक बड़ी सहूलियत भी मिल जाएगी और पूरे प्रदेश में ये भी लगेगा कि भाई ये कोऑपरेटिव की बिल्डिंग है। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत ने गंगोत्री के रावल हरीश सिंबाल के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच उत्तराखंड के बीटीएसएस में विलय हो गया है। वहीं भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय मंत्री बनने पर हरीश सिंबाल जी का कहना है कि तिब्बत और भारत हमेशा से ही मित्र राष्ट्र रहे हैं, लेकिन चीन की दुष्टता के कारण तिब्बत को अपना मूल स्वरूप खोना पड़ा है। हम सभी को भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आजादी और भगवान शिव के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। तिब्बत समन्वय संघ का मूल उद्देश्य जो हमारा पवित्र तीर्थ कैलाश मानसरोवर है, जिसकी सीमाएं की जगह जगह पर उत्तराखंड से लगती हैं, और पर्टिकुलरली हमारे जो गृह जनपद है उत्तरकाशी की सीमाएं सीधे सीधे तिब्बत से लगी हुई हैं। तो हम लोग सब यह प्रयत्न करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समस्त कार्यकर्तागण कि किस प्रकार से बिना किसी अड़चन के हम पवित्र कैलाश तीर्थ का जो है वो हम दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं प्रदेश में दिल्ली सीबीआई ने देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान को 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद बसंत विहार के आशीर्वाद एनक्लेव से लेकर चौहान के चक्राता स्थित घर तक सीबीआई की टीमों ने रेड कर घर पर सर्च अभियान चलाया। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह चौहान पर आरोप है कि उन्होंने नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज में एक प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए दिलाने की एवज में अपने 2 सहयोगियों की मदद से रिश्वत ली है। सीबीआई ने अफसर के दोनों सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद सीबीआई ने अलग अलग टीमें बनाते हुए आरोपी अधिकारी और सहयोगियों के से 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी देहरादून में सीबीआई ने कई जगह पर रेड किया है, जिसके बाद उन्होंने एक रेलवे अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 1985 बैच के एक रेलवे अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उन पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये रेलवे अधिकारी प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए दिला रहे थे, जिसके बाद इन्होंने उसमें से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और जिनको मौके से सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल की कुंभ मेला 2021 के कैंप कार्यालय का उद्घाटन नया भूपतवाला में संतों के सानिध्य में किया गया, जिसे संबोधित करते हुए राजेंद्र अर्थवाल ने कहा कि मां जगत जननी गौ माता की सेवा के लिए उत्तराखंड राज्य गौ सेवा आयोग पूर्ण रूप से समर्पित है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम देवभूमि कुंभ नगरी हरिद्वार में गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के कार्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज से कुंभ का आगाज हो गया। वैसे तो जैसे अभी महाराज जी बताए थे मकर संक्रांति से है, लेकिन हमारे जो पंचांग है हिमालयी, उनमें आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ है। और चूंकि कुंभ एक महा पर्व है और दुनिया का निराला पर्व है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी पूरे विश्व को कामना रहती है वसुधैव कुटुम्बकम की, उसके नाते हमारा विश्व परिवार है। तो सारे विश्व से यहाँ कुंभ को जो एक अद्वितीय दर्शन करने और माँ गंगा की शरण में आते हैं लोग। तो वहीं रामनगर में 2 युवतियां काशीपुर से खरीदारी कर स्कूटी से वापस लौट रही थी, जिनकी हल्द्वा ध्यानी फार्म के पास एक अज्ञात ऑल्टो कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती जो कि कक्षा 9 की छात्रा थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे काशीपुर रेफर कर दिया गया है। पास एक कार और स्कूटी सवार में भिड़ंत हुई है, उसमें पिरोमदारा चौकी मौके पर पहुंच गई है और स्कूटी सवार जो घायल थे उनकी मृत्यु की, इसमें से एक की मृत्यु की सूचना मिली है और पिरोमदारा चौकी पुलिस जांच कर रही है स्थानीय स्तर पर। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर शहर से गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्रित हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रजाइयों से भरे वाहन को गाजीपुर के लिए रवाना किया है। दरअसल गदरपुर के निकटवर्ती गांव झगड़ेपुरी के प्रधान ने कहा है कि हम लोग भी किसान हैं और वहां नहीं जा पाए थे। हम अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और एक पिकअप वाहन जिसमें 100 रजाई हैं हम लोग मुस्लिम समाज की तरफ से लेकर जा रहे हैं, जिससे किसानों और देश भर में यह संदेश जाएगा कि किसान आंदोलन सभी समुदाय के किसानों का है, न कि किसी विशेष वर्ग का। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे किसान भाई और हर तरह से किसान जिस कास्ट के भी हों, वहाँ दिल्ली में बैठे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। हम अपने घरों में अंदर बैठे हैं रजाइयों में, तब भी ठंड महसूस हो रही है। तो इसी क्रम में हमें ये एहसास हुआ कि जिस तरह से वहाँ हमारे बुजुर्ग, बच्चे, हमारी माताएं, बहनें, हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी शीत लहर में बैठे हैं वो, तो ये एहसास हुआ। और इसी क्रम में हम सब गदरपुर के कांग्रेस जन, हमारे राजेंद्र पाल सिंह जी और साथी, हमने ये तय किया कि वहाँ रजाइयाँ हम जो है 100 रजाइयाँ फिलहाल हम जो है हमने ये अभियान चलाया है, 100 रजाइयाँ हम लेके दिल्ली जा रहे हैं। तो चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।